बांग्लादेश से इस वक्त की बहुत बड़ी खबर सामने आ रही है। बांग्लादेश के मशहूर रॉक स्टार जेम्स पर हमला हुआ है। जेम्स के लाइव कॉन्सर्ट पर कट्टरपंथियों का यह हमला है। लाइव कॉन्सर्ट पर ईंट और पत्थरों से हमला किया गया। कट्टरपंथी भीड़ ने कुर्सियों से भी हमला किया है। रॉकस्टार जेम्स ने अपनी जान वहां से भागकर बचाई है। पथराव में कई छात्र गंभीर रूप से घायल बताए जा रहे हैं और एक स्कूल में यह कॉन्सर्ट हो रहा था। भीड़ ने सिर्फ अजान की धमकी दी। ये बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं जो कि बांग्लादेश से इस वक्त है, जहां के मशहूर रॉक स्टार हैं जेम्स, जिन पर अटैक हुआ के, जिन पर हमला हुआ के, लाइव कॉन्सर्ट उनका चल रहा था और इसी दौरान वहां पर उन्मादी भीड़ आती है और उन पर हमला किया जाता है। लाइव कॉन्सर्ट पर ईंट और पत्थरों से हमला किया गया। भीड़ ने ये कहा जा रहा है कि कुर्सियां जो वहां पर थी उनको भी फेंक दिया। ये वीडियो जो वहां से सामने आया कि आपको हम दिखा रहे हैं। रॉकस्टार जेम्स ने वहां से भागकर मौका रहते अपनी जान बचाई, उनके जान पर बनाई थी। ये देखिए आप, लाइव कॉन्सर्ट वहां पर चल रहा था, अचानक से भीड़ आती है और उन पर हमला कर देती है। ईंट पत्थर फेंके जाते हैं, जो कुर्सियां वहां पर थी उन गया और ये जबरदस्त हंगामा हुआ है रॉकस्टार जेम्स के लाइव कॉन्सर्ट के दौरान। कई छात्र बताए जा रहे हैं जो घायल हुए हैं, क्योंकि ये कॉन्सर्ट एक स्कूल में हो रहा था और वहां पर स्कूली छात्र भी मौजूद थे जिनको गंभीर चोटें आई हैं। भीड़ ने वहां पर इस तरीके से अटैक किया, हमला किया। ये उसी की तस्वीर आपके सामने है। ईंट पत्थरों से हमला। बांग्लादेश में ये खूनी खेला जो चल रहा है वो आखिर थमेगा कब? इस पर विराम कब लगेगा? ये सवाल लगातार बना हुआ है और ये नई तस्वीर, नया वीडियो आपको हम दिखा रहे हैं जहां पर रॉक स्टार के वहां के जेम्स, जिन पर हमला हुआ है, ये हमले की 6 तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं। कॉन्सर्ट पर हमला हुआ, लाइव कॉन्सर्ट चल रहा था रॉक स्टार जेम्स का और वहां पर पथराव किया गया। ये दूसरी तस्वीर है। भीड़ ने कुर्सियां फेंकी, जो कुर्सियां वहां पर लोगों के बैठने के लिए, उनके कॉन्सर्ट में जो लोग हिस्सा लेते हैं वो बैठते आराम से, वो देखते उनको, लेकिन उन्हीं कुर्सियों का इस्तेमाल जेम्स को घायल करने के लिए किया गया, जेम्स के ऊपर हमला करने के लिए किया गया। भीड़ स्टेज पर चढ़ी, गेट तोड़ने की कोशिश वहां पर की गई और कट्टरपंथियों के हाथों में डंडे आपको नजर आ रहे हैं। अब बांग्लादेश में लगातार किस तरीके से हमले हो रहे हैं। पहले तो हिंदुओं को जानबूझकर वहां पर निशाने पर लिया गया और ये रॉकस्टार जेम्स का जो लाइव कॉन्सर्ट वहां पर चल रहा था, वहां पर ये उन्मादी भीड़ आती है और इस तरीके से हंगामा किया जाता है, हमला किया जाता है। जान बचाकर बड़ी मुश्किल से कहा जा रहा है कि जेम्स भागे वहां से। अब देखिए, आपको बांग्लादेशी रॉकस्टार जेम्स यानी फारूक महफूज अनाम पर हमले की वजह क्या थी, इसके बारे में सारी जानकारी हम आपको देते हैं। कट्टरपंथियों की भीड़ ने अजान की जगह गानों का विरोध किया। वहां पर भीड़ तबला, हारमोनियम, गिटार बजाने के विरोध में वहां पर उतर आई, जिसके बाद कट्टरपंथी भीड़ ने फारूक महफूज यानी कि जेम्स के कार्यक्रम पर हमला बोल दिया। भीड़ ने धमकी दी कि गानों की जगह बांग्लादेश में सिर्फ और सिर्फ अजान की धुन ही सुनाई देगी और जेम्स जब वहां पर गाने गा रखे थे तो उन पर हमला किया गया। वो जो उन्मादी भीड़ थी वो अजान पर उतारू थी। ये कहा जा रहा था उनकी ओर से कि सिर्फ बांग्लादेश में जो आवाज सुनाई देगी वो अजान की सुनाई देगी, गाना उनको गाने नहीं दिया जाएगा जेम्स को। अब आपको बताते हैं कि आखिर बांग्लादेश रॉकस्टार जेम्स हैं कौन, जिन पर हमले की कोशिश की गई है और उन्हें अपनी जान जैसे तैसे वहां से बचानी पड़ी। बांग्लादेशी रॉकस्टार जेम्स का पूरा नाम है फारूक महफूज अनाम, जिन्हें बांग्लादेशी लोग गुरु कहकर भी बुलाते हैं और वो नगर बाउल नाम का बैंड चलाते हैं वहां। उनकी शैली हार्ड रॉक और साइकेडेलिक रॉक की है। फारूक महफूज अनाम ने अपने गानों से बांग्ला रॉक को लोकप्रिय बनाया, मशहूर किया और उन्होंने बॉलीवुड फिल्मों के लिए भी वहां गाने गाए हैं। इतना ही नहीं, वो बांग्लादेश नेशनल फिल्म अवार्ड से भी नवाजे जा चुके हैं। ये अवार्ड भी उनके हिस्से में है। अब वहां के रॉक स्टार हैं, इस तरीके से उनको निशाने पर लिया गया कि उनके लाइव कॉन्सर्ट में भीड़ पहुंचती है और उन पर हमला किया जाता है। बड़ी मुश्किल से कहा जा रहा है कि जेम्स वहां से भागे हैं अपनी जान बचाकर। लेकिन चांदनी चौक इलाके में भीषण आग लगी है। कपड़े की दुकान में आग लगने से हड़कंप मचा हुआ है। दमकल विभाग ने आग पर काबू पा लिया है, ये अपडेट है, और लाखों का नुकसान इस आग लगने की वजह से हुआ है, ये कहा जा रहा है। दिल्ली के चांदनी चौक का ये इलाका है और यहाँ पर कपड़े की दुकान जिसमें अचानक से आग भड़की। फायर फाइटर्स यहाँ पर पहुंचे और अपडेट ये है कि इस आग को बुझा लिया गया है, काबू पा लिया गया है, लेकिन लाखों का सामान जलकर इस आग में खाक हो गया, राख हो गया, क्योंकि कपड़े की दुकान थी और इससे अंदाज़ा आप लगा सकते हैं कि वहाँ पर सामान रखा होगा।
अचानक से आग लगी और सारा का सारा जो सामान था वो जलकर राख हो गया और ये कहा जा रहा है कि लाखों का नुकसान इस अग्निकांड में यहां हुआ है। जिस वक्त ये आग लगी है उसी वक्त की तस्वीर है। तुरंत ही मौके पर फायर ब्रिगेड की टीम पहुंची, आग पर काबू पा लिया गया है। चांदनी चौक का इलाका, अब किस वजह से आग लगी है इसके बारे में और डिटेल्स आनी बाकी है, लेकिन कपड़े की दुकान, इससे आग और भी तेजी के साथ फैली और लाखों का नुकसान इस आग लगने से हुआ है, ये बात सामने आ रही है। इसी बीच बड़ी खबर जयपुर से है। जयपुर के चोमू पत्थरबाजी मामले में एक्शन हुआ के कार्रवाई हुई है। पुलिस ने 110 लोगों को हिरासत में लिया के। ये बड़ी खबर चोमू से है। जयपुर के चोमू में पत्थरबाजी जो हुई थी उस मामले में ये कार्रवाई हुई है और पुलिस ने जानकारी ये मिल रही है कि 110 लोगों को यहां से हिरासत में लिया के। बाकी जो आरोपी हैं उनकी तलाश लगातार यहां पर की जा रही है। जो पत्थरबाजी यहां पर हुई, कई लोग घायल भी हुए, पुलिसकर्मी भी घायल हुए और अब इस पूरे के मामले में एक्शन लिया गया। पुलिस ने 110 लोगों को पहचान करके उनको हिरासत में लिया के। बाकी जो भी आरोपी हैं, जो सीसीटीवी फुटेज है उनको खंगाले भी जा रहे हैं और पहचान की जा रही है और आरोपियों की जल्द ही और गिरफ्तारियां हो सकती हैं और कईयों को हिरासत में लिया जा सकता है। ये बात सामने आ रही है। जो 110 लोग हैं अभी उनको पुलिस ने हिरासत में लिया है पत्थरबाजी के मामले में। ये बड़ी खबर जयपुर के चोमू से है। बिहार से एक दर्दनाक खबर आई, जहां रोहतास में रोपवे ट्रायल के दौरान ही टूट गया और इस मामले में जांच के आदेश दे दिए गए हैं। रोपवे के गिरने से स्थानीय लोग निराश और बेहद गुस्से में हैं। 1 जनवरी को आम लोगों के लिए खुलने वाला रोपवे ट्रायल में ही ताश के पत्तों की तरह बिखर गया। 13 करोड़ की लागत से इसका निर्माण हुआ था। पर्यटन को बढ़ावा देना लक्ष्य था। अब इसे तकनीकी खामी कहें या भ्रष्टाचार, ये तो जांच के बाद ही पता चलेगा। लेकिन रोपवे के यूं गिर जाने से 13 करोड़ मिनटों में स्वाहा हो गए। लोगों को उम्मीद थी कि रोपवे के निर्माण से पर्यटक आकर्षित होंगे, लेकिन ये उम्मीद अभी तो पूरी होने वाली नहीं है। ये तो शुक्र मनाइए रोपवे ट्रायल के दौरान ही गिर गया। हादसा अगर उद्घाटन के बाद होता तो सोचिए क्या होता। आवारा कुत्ते न सिर्फ सड़क पर आफत बन गए हैं बल्कि रेजिडेंस सोसाइटी में भी जमकर उत्पात मचाया हुआ है। आवारा कुत्तों ने ताजा तस्वीर यूपी के नोएडा से सामने आई है। जिस कॉलोनी में हर आने जाने वाले लोगों का रिकॉर्ड दर्ज होता है, सीसीटीवी में चप्पे चप्पे की निगरानी होती है, वहां भी इन कुत्तों ने डेरा डाल लिया है। एक महिला अपने डॉग को लेकर कॉलोनी में घूमने निकली। वहां पहले से एक कुत्ता बैठा था। महिला अपने पालतू कुत्ते के साथ उससे काफी दूर चलती दिखाई दी, लेकिन तभी अचानक एक और कुत्ता कहीं से दौड़ा चला आया और उन दोनों पर सीधे अटैक कर दिया। महिला ने अपने 1 साल के सित्जू डॉग को तो बचा लिया, लेकिन इस दौरान आवारा कुत्ते ने महिला के पांव को बुरी तरह काट लिया। वो चिल्लाई तो लोग भागकर मदद को आए, तब जाकर कुत्ते ने महिला का पीछा छोड़ा। इस घटना के बाद कॉलोनी में दहशत है। राजस्थान के उदयपुर से गैंगरेप का एक ऐसा सनसनीखेज मामला सामने आया है जिसने कॉर्पोरेट वर्ल्ड के अंदर महिला सुरक्षा और भरोसे की कलई खोलकर रख दी है। दिल को झकझोर देने वाली ये वारदात एक आईटी कंपनी में काम करने वाली महिला के साथ हुई, जिसकी स्क्रिप्ट उस रात एक नामी होटल में लिखी जा चुकी थी। 20 दिसंबर 2024 को एक आलीशान होटल में आईटी कंपनी के सीईओ ने बर्थडे पार्टी रखी थी। देर रात करीब 1:30 बजे तक पार्टी चली और इस पार्टी में जमकर शराब का दौर चला। पार्टी खत्म होने के बाद जब पीड़िता नशे और थकान से बेसुध हो चुकी थी तो सीईओ की पत्नी ने आरोपियों के साथ उसे घर छोड़ने का प्रस्ताव रखा, लेकिन तभी कंपनी की एक महिला एग्जीक्यूटिव हेड ने आफ्टर पार्टी का प्रस्ताव रखा। इसके बाद वो कार में बैठी। कार में पहले से एग्जीक्यूटिव हेड का पति और कंपनी के सीईओ मौजूद थे। रात करीब 1:45 पर युवती को कार में बैठाया गया और फिर उसे रास्ते में बेहोश कर उसके साथ बारी बारी से रेप किया गया। आरोपियों ने दरिंदगी करने के बाद सुबह करीब 5 बजे युवती को उसके घर के बाहर छोड़ दिया। जब पीड़िता पूरी तरह होश में आई तो उसे अपने शरीर पर घाव और चोट के निशान मिले। यही नहीं, उसकी कान की बाली, मोजे और अंडरगारमेंट्स तक गायब थे। बाद में जब कार का डैश कैम खुला तो गुनाहों के सारे राज एक एक कर बेपर्दा हो गए। तीनों ही व्यक्तियों को, जिसमें 2 पुरुष हैं और एक महिला है, उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। उदयपुर पुलिस अब एक एक कर उन कड़ियों को जोड़ रही है कि कैसे एक सामान्य से दिखने वाली बर्थडे पार्टी को गैंगरेप की साजिश में तब्दील कर दिया गया। और इस वक्त एक बड़ी खबर है, यूपी के उन्नाव रेप मामले से जुड़ी बड़ी खबर आपको हम दे दें। कुलदीप सेंगर की जमानत को सीबीआई ने चुनौती दी है। दिल्ली हाईकोर्ट के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में सीबीआई ने चुनौती दी है। ये बड़ी खबर, कुलदीप सेंगर रेप केस का ये पूरा मामला है और जो दिल्ली हाईकोर्ट से जमानत मिली है उसको सीबीआई ने अब चुनौती दी है। ये बड़ी खबर है। इस फैसले को, दिल्ली हाईकोर्ट के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती सीबीआई की ओर से दी गई है।
लगातार कुलदीप सिंह सेंगर की जमानत का विरोध किया जा रहा है। पीड़ित परिवार को आप देख रहे हैं कि वो इसका विरोध भी कर रहा है पीड़ित परिवार, और ये कहा जा रहा है कि उनके साथ अन्याय हुआ और जेल के अंदर ही रहना होगा कुलदीप सिंह सेंगर को। इस पूरे के मामले में दिल्ली हाईकोर्ट के अब सुप्रीम कोर्ट में चुनौती सीबीआई ने दी है। कुलदीप सेंगर के समर्थन में आए ब्रजभूषण शरण सिंह। कुलदीप सेंगर के खिलाफ साजिश हुई, ये ब्रजभूषण शरण सिंह की ओर से कहा गया कि जैसे मेरे खिलाफ साजिश हुई है वैसे ही सेंगर के खिलाफ भी हुई। ये ब्रजभूषण शरण सिंह की ओर से कहा गया कि षड्यंत्रकारी आज भी षड्यंत्र कर रहे हैं। कुलदीप सेंगर की जमानत का स्वागत करते हुए ब्रजभूषण शरण सिंह यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। उन्होंने कहा है कि जमानत का स्वागत है कुलदीप सिंह सेंगर के। तो समर्थन में कुलदीप सिंह सेंगर के ब्रजभूषण शरण सिंह आ गए हैं। उन्होंने कहा है कि जैसे मेरे साथ साजिश हुई थी वैसे ही साजिश हुई है कुलदीप सिंह सेंगर के साथ। षड्यंत्रकारी लगातार षड्यंत्र कर रहे हैं। कुलदीप सेंगर जी को जमानत हुई है, उसका मैं स्वागत करता हूं। उनके साथ अन्याय हुआ था, उनके साथ षड्यंत्र हुआ था। जैसे मेरे साथ विश्वव्यापी षड्यंत्र हुआ तो मेरे साथ इतनी जनता खड़ी हो गई कि मैं उस षड्यंत्र से बाहर निकल गया, लेकिन वो उस षड्यंत्र से बाहर नहीं निकल पाए। और मैं आज बड़ी जिम्मेदारी से कहना चाहता हूं, उनके साथ षड्यंत्र हुआ था और वो षड्यंत्रकारी आज भी षड्यंत्र कर रहे हैं। कोर्ट ने उनको मतलब एक तरीके से जमानत दिया है, तो कोर्ट का सम्मान सबको करना चाहिए। ये धरना और प्रदर्शन से कुछ होने वाला नहीं है। अगर कुलदीप सिंह सेंगर जेल में थे तो उनके परिवार धरना प्रदर्शन करते, उनके लाखों समर्थक धरना प्रदर्शन करते, तो उन्होंने तो धरना प्रदर्शन नहीं किया। खबरों में आगे बढ़े, मध्य प्रदेश से खबर है। यहां से एक ऐसी तस्वीर सामने आई है जो शिक्षा व्यवस्था को शर्मसार करने वाली तस्वीर है, जहां के दतिया के स्कूल में बच्चों से पढ़ाई की जगह झाड़ू लगवाने का काम करवाया गया। पढ़ेगा इंडिया बढ़ेगा इंडिया वाला नारा आपने सरकारी विज्ञापनों में खूब देखा होगा, लेकिन दतिया के इस माध्यमिक विद्यालय की तस्वीरें अलग हैं। स्कूल के बाहर गंदगी का अंबार है, हर तरफ कीचड़ ही कीचड़ पड़ा है। इस कीचड़ को पार कर जब बच्चे स्कूल के अंदर प्रवेश करते हैं तो उनके हाथों में झाड़ू पकड़वा दी जाती है। लंबे चौड़े मैदान में सफाई की जिम्मेदारी सौंप दी जाती है। ऐसा नहीं है कि ये इस तरह का कोई पहला वीडियो हो। समय समय पर स्कूल में बच्चों से सफाई करवाने की तस्वीरें सामने आती रहती हैं, लेकिन लगता है जिम्मेदार अधिकारी आंखों पर पट्टी बांधे हुए हैं और फिर नए वीडियो का इंतजार करते हैं। सलमान खान आज अपना 60वां जन्मदिन मना रहे हैं। अपने जन्मदिन पर सलमान खान ने पनवेल स्थित फार्म हाउस पर परिवार और करीबी दोस्तों के साथ जन्मदिन सेलिब्रेट किया। सलमान ने फार्म हाउस के बाहर जमा फैंस के साथ केक काटा, उन्हें केक खिलाया और कैमरे के लिए पोज देते हुए भी भाईजान दिखाई दिए। बहन अर्पिता खान पति आयुष शर्मा के साथ यहां पर पहुंची थी। क्रिकेटर MS धोनी अपनी पत्नी साक्षी और बेटी जीवा के साथ पार्टी में शामिल हुए और सलमान के माता पिता सलीम खान और सलमा खान भी इस खुशी के मौके पर यहां मौजूद रहे। उसी की तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं। इसके अलावा संजय दत्त, हुमा कुरैशी भी सलमान खान की बर्थडे पार्टी में शामिल हुए। तो 60वां जन्मदिन सेलिब्रेट कर रहे हैं बॉलीवुड के भाईजान सलमान खान, और जो फैंस उनके घर के बाहर हर जन्मदिन पर पहुंच जाते हैं बहुत बड़ी तादाद में, उनके साथ केक काटा। फैंस के साथ सलमान ने केक बांटा भी। जो फैंस वहां पर मौजूद थे उन्होंने सलमान को केक खिलाया भी और पोज देते हुए भी दिखाई दिए सलमान खान। तमाम बड़ी हस्तियां बॉलीवुड की और अलग अलग जगत की, ये देखिए आप, क्रिकेटर महेंद्र सिंह धोनी भी पहुंचे अपने परिवार के साथ इस बर्थडे सेलिब्रेशन में शामिल होने के लिए। इसके अलावा बॉलीवुड से हुमा कुरैशी यहाँ पर पहुंची, संजय दत्त यहाँ पर शामिल हुए और भी जो बड़े सितारे हैं वो इस खास मौके का हिस्सा बने। सलमान का पूरा परिवार और अपने करीबी दोस्तों के साथ सलमान ने अपना जन्मदिन सेलिब्रेट किया कि 60 साल के हो चुके हैं सलमान खान, उनका ये 7वां बर्थडे है। सलमान ने केक काटा, पहली तस्वीर है। धोनी बर्थडे में शामिल हुए, ये अपने पूरे परिवार के साथ, ये वो तस्वीर भी आपको हम दिखा रहे हैं। संजय दत्त जब वहां पर पहुंचे थे वो तस्वीर भी आपके सामने है और संगीता बिचलानी भी आपको कैमरे पर दिखाई दे रही हैं, वो भी सलमान खान के जन्मदिन के इस सेलिब्रेशन का हिस्सा बने। तो अभिनेता सलमान खान अपना 60वां बर्थडे सेलिब्रेट कर रहे हैं। दिल्ली समेत 16 राज्यों में शीतलहर का अलर्ट जारी किया गया है। बर्फबारी और शीतलहर बढ़ाएगी लोगों की मुसीबत। यूपी में कोहरे और शीतलहर का रेड अलर्ट जारी किया गया है। पंजाब हरियाणा में कोहरे की चेतावनी है। झारखंड ओडिशा झारखंड में कोहरे का येलो अलर्ट है। बड़ी खबर आपको बताएं कि दिल्ली समेत 16 राज्य हैं जहां पर शीतलहर का अलर्ट जारी किया गया है। ठंड बढ़ेगी, शीतलहर से लोगों को
मुश्किलों का सामना करना पड़ेगा। पहाड़ी राज्यों में बर्फबारी का दौर भी देखने के लिए मिल रहा है और मैदानी इलाकों में इसीलिए शीतलहर चलनी शुरू हो गई है। यूपी में कोहरे और शीतलहर का रेड अलर्ट जारी किया गया है। अलग अलग जिलों में पंजाब हरियाणा में कोहरे की चेतावनी जारी की गई है। इसके अलावा झारखंड ओडिशा में कोहरे का येलो अलर्ट है। तो देश के अलग अलग राज्य जो ठंड की मार अब झेलेंगे, 16 राज्य ऐसे हैं जहां पर शीतलहर का अलर्ट मौसम विभाग की ओर से जारी किया गया है। लोग अब इन राज्यों में अलाव का सहारा लेते हुए बचते हुए दिखाई देंगे। पंजाब हरियाणा में कोहरा घना छाया रहेगा, ये चेतावनी जारी की गई है। और इसके अलावा झारखंड ओडिशा में कोहरे का येलो अलर्ट जारी किया गया है। 16 राज्य हैं जहां पर ठंड अब बढ़ेगी, शीतलहर चलेगी और इसीलिए मौसम विभाग की ओर से भी ये कहा गया है कि लोग अपने स्तर पर जो है वो सर्दी से बचने के इंतजाम करें और बेवजह ना निकलें घरों से बाहर अगर जरूरी ना हो। खबरों में आगे बढ़े। बीजेपी के ब्राह्मण विधायकों की बैठक पर मचे सियासी घमासान के बीच प्रदेश अध्यक्ष पंकज चौधरी ने उन्हें कड़ी हिदायत दी। उन्होंने बीजेपी के नेताओं से ऐसी गतिविधियों से दूर रहने की बात कही है। पंकज चौधरी ने साफ कहा कि बीजेपी का हर कार्यकर्ता और जनप्रतिनिधि पार्टी के संविधान और आदर्शों से बंधा हुआ है। अगर कोई भी गतिविधि इन आदर्शों से भटकती नजर आएगी तो उसे गंभीरता से लिया जाएगा। पंकज चौधरी ने कहा कि पार्टी के नेता नकारात्मक राजनीति का शिकार ना बने। ये बीजेपी के संविधान और आदर्श के खिलाफ है। वर्ग विशेष की राजनीति में पार्टी विश्वास नहीं करती, इससे गलत संदेश जाएगा। बीजेपी सिर्फ विकास और राष्ट्रवाद की राजनीति करती है। दोबारा ऐसा हुआ तो अनुशासनहीनता माना जाएगा। 3 दिन पहले ही लखनऊ स्थित विधायक पीएन पाठक के घर बीजेपी के ब्राह्मण विधायकों की बैठक हुई थी, जिसे शक्ति प्रदर्शन के तौर पर देखा गया था। लेकिन पंकज चौधरी के इस बयान के बाद साफ हो गया कि पार्टी नेतृत्व इस मुद्दे को हल्के में लेने के मूड में नहीं है। प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष पंकज चौधरी ने भले ही ब्राह्मण विधायकों को फटकार लगाई हो, लेकिन इस पर सियासत थमती हुई नजर नहीं आ रही है। विपक्ष ने इसे बीजेपी के ब्राह्मण विधायकों के अंदर असंतोष का नतीजा बताया है और योगी सरकार पर तंज कसा। समाजवादी पार्टी के नेता माता प्रसाद ने भी शिवपाल यादव की तरह नाराज ब्राह्मण विधायकों को समाजवादी पार्टी में आने का न्योता दे डाला। शिवपाल जी ने बहुत अच्छा कहा, मैं भी सबका स्वागत करूंगा। अगर आवे तो मैं सबका स्वागत करूंगा। और आज नहीं आएंगे तो कल तो इनको आना है। वहीं कांग्रेस ने आरोप लगाया कि बीजेपी के शासनकाल में न सिर्फ ब्राह्मण बल्कि सभी वर्ग के लोग नाराज हैं। जो असंतोष का पानी है अब उस सर के ऊपर से बह रहा है। लोग बैठक कर रहे हैं और उसको दबाने के लिए प्रदेश अध्यक्ष जी को चिट्ठी जारी करनी पड़ रही है। बीजेपी आलाकमान ने बैठक कर ब्राह्मण विधायकों को सख्त संदेश दिया, लेकिन विपक्ष इस मुद्दे पर लगातार हमलावर है। अब जो बांग्लादेश में हिंदुओं का नरसंहार हो रहा है, उससे जुड़ी खबर आपको हम दे देते हैं। बांग्लादेश की गलियों में एक और हिंदू के खून की होली खेली गई है। अभी दीपू चंद्र दास की जलती हुई लाश की राख ठंडी भी नहीं पड़ी कि राजबाड़ी जिले में एक और हिंदू युवक कट्टरपंथी मुसलमानों के जुल्मों का शिकार बना। यह है 29 साल का अमृत मंडल, जिसे बांग्लादेशी कट्टरपंथियों की भीड़ ने मौत के घाट उतार दिया। पिछले 7 दिनों के भीतर बांग्लादेश में हिंदू युवक की दूसरी हत्या है। इससे पहले 18 दिसंबर को कट्टरपंथी मुसलमानों की भीड़ ने ढाका में हिंदू युवक दीपू चंद्र दास को पीट कर और फिर जिंदा जलाकर मार डाला था। दीपू चंद्र दास और अमृत मंडल की हत्या में अंतर सिर्फ इतना है कि इस बार कट्टरपंथी खुद को दूध का दूल्हा बता रहे हैं और अमृत मंडल उगाही करने वाला। हालांकि अमृत मंडल की हत्या से भारत में एक बार फिर गुस्सा है। कोलकाता में हिंदू संगठनों ने बांग्लादेश के डिप्टी हाई कमीशन के दफ्तर के सामने प्रदर्शन किया और हिंदुओं पर हमले रोकने की मांग की। इधर हिंदुओं पर बढ़े हमलों से बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना आग बबूला हो गई हैं। शेख हसीना ने हिंदुओं पर बढ़ते अत्याचार को लेकर मोहम्मद यूनुस पर सीधा वार किया है। शेख हसीना ने 2 टूक कहा कि मोहम्मद यूनुस के नेतृत्व वाली सरकार गैर मुस्लिमों पर अत्याचार कर रही है। मोहम्मद यूनुस अवैध रूप से मिली सत्ता का इस्तेमाल हिंदुओं को जिंदा जलाने में कर रहे हैं, जबकि बांग्लादेश सांप्रदायिक सद्भाव का उदाहरण रहा है। वहीं बॉलीवुड की मशहूर फिल्म एक्ट्रेस जानवी कपूर ने भी यूनुस सरकार की आलोचना की। जानवी कपूर ने कहा, बांग्लादेश में जो हो रहा है वो बर्बरता है। बांग्लादेश में हमारे भाई बहनों को जिंदा जलाया जा रहा है। उधर बांग्लादेश में हिंदुओं पर बढ़ते अत्याचार पर सियासत भी गर्म है। जितनी निंदा की जाए कम है। बांग्लादेश के अंदर किसी की लिंचिंग इसलिए की जाए कि वो हिंदू कम्युनिटी से है, इससे ज्यादा घिनौनी बात कुछ नहीं हो सकती है। पूरा हिंदू समाज डरा और सहमा हुआ है
जिस तरह की हरकत बांग्लादेश कर रहा है वो क्षमा योग्य नहीं है। और अब बात महाराष्ट्र की। बीएमसी चुनाव से पहले इन दिनों महाराष्ट्र की सियासत में गहमी का माहौल है। मेयर की कुर्सी को लेकर चल रही लड़ाई अब सीधे धर्म के मुद्दे तक आ पहुंची है। इस विवाद को और ज्यादा हवा दी मनसे प्रमुख राज ठाकरे ने, जब उन्होंने दावा कर दिया कि मुंबई का मेयर तो कोई और नहीं बल्कि मराठी ही बनेगा। इस पर असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी AIMIM की त्योरियां चढ़ गई। वारिस पठान ने कह दिया कि मुंबई का मेयर कोई मुस्लिम क्यों नहीं बन सकता। मैं तो चाहूंगा क्यों ना कोई पठान, खान, अंसारी, शेख, कुरैशी बने मेयर। क्यों नहीं बन सकता भाई? देश सभी का है। एक दिन हमारी हिजाब पहनने वाली महिला भी मुंबई की मेयर बन सकती है। सीएम फडणवीस ने भी पलटवार करते हुए कहा कि उनकी लड़ाई सिर्फ जिहादी मानसिकता वाले लोगों से है। आणि या मुंबईमध्ये ज्या प्रकारे आज राष्ट्रवादी आमच्या ज्या शक्ती आहेत, या शक्तींच्या विरुद्ध ज्या प्रकारे जिहादी मानसिकता तयार होते आहे, ती मानसिकता ठेचण्याकरता या निवडणुकीमध्ये आम्ही उतरलेलो आहोत। बीएमसी चुनाव अगले साल 15 जनवरी को होंगे, वहीं वोटों की गिनती का काम 16 जनवरी को होगा। बीएमसी चुनावों से ठीक पहले TISS यानी टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंसेस के आंकड़ों ने सियासी गलियारों में हलचल मचा दी है। रिपोर्ट में दावा किया गया है कि 2051 तक मुंबई में मुस्लिमों की आबादी 4 गुना हो जाएगी। और इसी रिपोर्ट को आधार बनाकर बीजेपी नेता और पूर्व सांसद किरीट सोमैया ने बांग्लादेशी और रोहिंग्या घुसपैठ का मुद्दा उठा दिया। TISS के रिसर्च के मुताबिक 1961 में मुंबई की कुल आबादी में हिंदुओं की हिस्सेदारी 88% थी, जो साल 2011 तक घटकर 66 रह गई। रिपोर्ट में यह अनुमान है कि अगर अवैध घुसपैठ इसी रफ्तार से जारी रही तो 2051 तक मुंबई में हिंदुओं की आबादी घटकर 54% से भी कम रह जाएगी। आंकड़ों के मुताबिक 1961 में मुंबई में मुस्लिम आबादी महज 8% थी। 2011 में ये बढ़कर 21% हो गई। रिपोर्ट में अनुमान लगाया गया कि 2051 तक की आबादी लगभग 30% तक पहुंच जाएगी। मुंबई में 1961 में 88% हिंदू थे। जिस प्रकार से मुस्लिम, बांग्लादेशी, रोहिंग्या मुंबई में आ रहे हैं घुसपैठिए, 2051 में ये 88% हिंदू 54% रह जाएंगे। दावा ये भी किया जा रहा है कि अगर इसी तरह से घुसपैठ की तादाद बढ़ती रही तो शहर की डेमोग्राफी पूरी तरह पलट जाएगी। इसी बीच महाराष्ट्र से एक बड़ी खबर है। बीएमसी चुनाव के लिए समाजवादी पार्टी की लिस्ट जारी हो गई है। समाजवादी पार्टी के 21 उम्मीदवारों की जो पहली सूची है वो आ चुकी है। बीएमसी की सभी 227 सीटों पर उम्मीदवार उतारने का ऐलान किया है समाजवादी पार्टी ने, और ये पहली सूची है जिसमें 21 उम्मीदवारों के नाम शामिल हैं। ये बड़ी खबर। बीएमसी चुनाव को लेकर हलचल तेज है। महाराष्ट्र में समाजवादी पार्टी की पहली लिस्ट आ गई है जिसमें 21 उम्मीदवारों के नाम हैं और कुल सीटें बीएमसी में 227 हैं। और ये पहले ही समाजवादी पार्टी की ओर से अनाउंस कर दिया गया है कि सभी सीटों पर एसपी चुनाव लड़ेगी, और ये पहली सूची समाजवादी की पार्टी की तरफ से सामने आ गई है। 21 उम्मीदवार इसमें हैं। अब धीरे धीरे सूची सामने आएगी और भी नाम आएंगे, लेकिन ये पहली लिस्ट है जिसमें 21 नाम अनाउंस किए गए हैं समाजवादी पार्टी की तरफ से। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने वीर बाल दिवस के अवसर पर देश के प्रतिभाशाली बच्चों को प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार से नवाजा। इस दौरान खेल के मैदान से लेकर जंग के मैदान तक के नन्हे सितारों को सम्मानित किया गया। वैभव सूर्यवंशी खेल उम्र 14 साल। जैसे ही वैभव सूर्यवंशी का नाम लिया गया, पूरा हॉल तालियों की गड़गड़ाहट से गूंज उठा। वैभव सूर्यवंशी को खेल की दुनिया में देश का नाम रोशन करने के लिए राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने सम्मानित किया। 14 साल के सूर्यवंशी के नाम IPL में सबसे कम उम्र में शतक लगाने का रिकॉर्ड है, और ये करिश्मा वो विजय हजारे ट्रॉफी और सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी में भी कर चुके हैं। क्रिकेट के बाद ऑपरेशन सिंदूर के दौरान अपने साहस का परिचय देने वाले नन्हे शूरवीर का सम्मान हुआ। पंजाब के फिरोजपुर के रहने वाले 10 साल के श्रवण सिंह भारतीय सैनिकों के लिए पानी, चाय, दूध और लस्सी लेकर जाते थे। इस सेवा के लिए उन्हें बाल पुरस्कार से नवाजा गया। नवी मुंबई के तलोजा इलाके में उस वक्त हड़कंप मच गया जब एक केमिकल कंपनी में अचानक से भीषण आग लग गई। आग इतनी भयानक थी कि सबकी सांसें वहां अटक गई। और भयंकर आग को देखकर इलाके में चीख पुकार मच गई। कोई पानी लेकर भागा तो कोई आग बुझाने की गैस। आग की ऊंची ऊंची लपटें और आसमान में फैला धुएं का गुबार कई किलोमीटर दूर तक नजर आ रहा था।
नवी मुंबई के तलोजा इलाके में लगी आग को बुझाने के लिए फायर ब्रिगेड की कई गाड़ियां मौके पर पहुंची, लेकिन कंपनी में केमिकल होने की वजह से आग इतनी तेजी से भड़की कि इस पर काबू पाने में फायर फाइटर्स के पसीने छूट गए। क्या महाराष्ट्र में ठाकरे परिवार के बाद अब पवार परिवार भी एकजुट होने वाला है? क्योंकि सियासी हलकों में ये चर्चा तेज हो रही है कि चाचा और भतीजा म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के चुनाव साथ लड़ने वाले हैं। इस दावे को और ज्यादा हवा तब मिली जब गुरुवार को पिंपरी चिंचवड़ में अजित पवार और शरद गुट के नेता रोहित पवार के बीच लंबी बातचीत हुई। सूत्रों के मुताबिक अजित पवार अब बीजेपी और शिंदे गुट के साथ चुनाव लड़ने के बजाय किसी और पार्टी का साथ चाहते हैं। इधर शरद पवार और अजित पवार के बीच बढ़ती नजदीकियों से बीजेपी असहज हो गई है। जब तक अधिकृत घोषणा शरद पवार जी की ओर से नहीं होती या अजित दादा की ओर से नहीं होती, तब तक इस पर बोलना जल्दबाजी होगी। हालांकि शिंदे गुट के नेताओं का कहना है कि शरद पवार कब क्या कर दें ये किसी को नहीं पता। अजित पवार और शरद पवार एकत्र आले तर आश्चर्य वाटण्यासारखं काही नाही। जानकारी के मुताबिक अजित पवार कई शहरों में अकेले चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ बीजेपी और शिंदे गुट पहले ही 150 से ज्यादा सीटों पर आपसी समझौता कर चुके हैं।